नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मेरठ में जख्मी नौजवान की मौत के बाद कारोबार बंद, लूटपाट के वाकयात, व्यापारियों ने सिक्योरिटी का किया मुतालबा। SIT करेगी मुजफ्फरनगर फसादात के लापता अफराद की तलाश। और मौलाना हसरत मोहानी की आज बरसी, हुकूमत और उर्दू वालों ने भी किया परामर्श। और पहले खास बात की बड़ी खबर। मेरठ में जख्मी नौजवान की मौत के बाद हालात कशीदा लेकिन काबू में है। एक इलाके में कुछ दुकानों को आग लगा दी गई। रियासती हुकूमत ने महलूक के रिश्तेदारों को मुआवजा और मुलाजिमत देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ तशद्दुद ज़दा और अतराफ के इलाकों में खौफ का माहौल है। मेरठ में 10 मई को हुए तशद्दुद में अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक नौजवान की हलाकत से हालात कशीदा हो गए। इलाके में दहशत फैली हुई है। व्यापारियों ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखे तो बंद के दौरान कुछ व्यापारियों की दुकानों को लूटने के बाद नजर आतिश करने के वाकयात भी सामने आए। अब व्यापारी मुआवजे और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। हाँ, मतलब ठीक ठाक रहे थी। अब जो है माहौल की वजह से सुमसाम पड़ी हुई है, मार्केट बंद है। क्या हुआ, मजाक क्यों बन रहे? वो वहाँ पिछला तीरगरान में जो हुआ था 2 समुदायों में, उसकी वजह से ये हाल है। तो ग्राहक नहीं आ रहा है, व्यापारी ने उसको बंद कर रखा है? वो इधर तो खुद ही बंद कर रखा व्यापारियों ने। जो लड़का वो शुभम मरा था, भाई हम सारा ठपाया पड़ा है। सारा ठपाया पड़ा इन लोगों ने जो है ये बाजार बंद कर रखा है। भाई हम तो ये चाहते हैं बाजार खुले, ग्राहक आवे, अपना चेल पेल हो गए, अमन चैन रहे। माहौल कैसा है? माहौल सही होना चाहिए। व्यापारियों का नुकसान हुआ, उनकी जब तक भरपाई नहीं की जा रहा है। अब आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, इनके दुकान को पूरा आग के हवाले कर दिया गया। इनकी कोई सुरक्षा नहीं, इनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक बाजार नहीं खोलेंगे। दुकान तो बंद थी, जैसे ये बंद है ऐसी बंद थी दुकान। अगर तोड़कर लूटी गई पहले, फिर लूट कर आग लगा दी गई। क्या चाहते हैं भाई, अपनी जो है सुरक्षा चाहते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि हालात काबू में है और कारोबार भी खुल रहे हैं। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करने और दीगर मुलजिमीन की धरपकड़ का दावा किया है। नहीं, इसमें जो काफी दुकानें खुल गई है और जो सराफा बाजार का कुछ दुकानें हैं वो सिंबॉलिकली आज के लिए बंद कर दी है। तो उन लोगों से DM साहब, कप्तान साहब ने मीटिंग भी किया है। तो इस पर जल्दी ही एक सभी दुकानें कल से शुरू हो जाएगी। महलूक नौजवान के रिश्तेदारों को 13 लाख रुपए मुआवजा और खानदान के एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। तीरगारन और अतराफ के इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। ETV न्यूज मेरठ। मेरठ में कारोबारियों ने नौजवान की मौत पर एहतजाजी तौर पर बंद मनाया। कारोबार बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। व्यापारी सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं। ETV नुमाइंदे ने व्यापारियों से बात की। मेरठ में हुई सांप्रदायिक हिंसा का दंश अभी तक लोग झेल रहे हैं। ये मेरठ का सर्राफा बाजार है, जहां ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहता था। दुकानदार अपनी दुकानदारी में व्यस्त रहते थे, लेकिन आज बाजार बंद है। आखिर क्यों ऐसा बंद है, आइए जानते हैं लोगों से। हाँ जी, उस लड़का जो हमारा व्यापारी बंधु का लड़का मर गया, उसी की वजह से बाजार आज बंद रखा गया है, उसकी सिंपैथी में। बाकी हमारे जो मंत्री जी ये बात करेंगे आपसे। देखिए, बाजार बंद है, ऐसे में कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों का? कम से कम 20 से 25 करोड़ रोज का। अच्छा, तो किस तरीके का माहौल रहता था अभी तक यहाँ पर? अच्छा माहौल रहता था, बाहर के व्यापारी आते थे। संडे का दिन हमारा मेन दिन होता था, बाहर का व्यापारी पड़ता था, थोक का सामान लेके जाता था। रिटेल की दुकानदारी भी होती थी, जो नोएडा, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के ग्राहक भी यहाँ आते थे सामान लेने के लिए। वो सब प्रभावित हो गए इससे। क्या चाहते हैं आप? शांति। हम शांति चाहते हैं और यहाँ पे सुरक्षा, हमारे बाजार को एक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि हम अपने बेधड़क होकर अपना व्यापार कर सके। हमारे पास सुरक्षा की भावना है, उसे प्रशासन शासन जल्द से जल्द दूर करे सुरक्षा की भावना। प्रशासन दावे तो कर रहा है सुरक्षा के, लेकिन शायद व्यापारियों को अभी प्रशासनिक दावों पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते बाजार बंद किया गया है और लोग अपना व्यापार छोड़कर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है।
مظفر نگر فسادات کے دوران 13 لوگوں کی گمشدگی کے معاملے میں ایس آئی ٹی نے جانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی جانب سے کیس درج کیے جانے کے بعد جانچ شروع کی گئی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام لاپتہ افراد لیسد گاؤں میں مارے گئے۔ پہلے 13 افراد لاپتہ بتائے گئے تھے، تاہم 3 لاشیں برآمد ہونے کے بعد باقی 10 افراد کا پتہ چلانے کے لیے ان کے لواحقین کے بیان قلم بند کر کے جانچ شروع کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مظفر نگر کے فرقانہ فسادات کے دوران پولیس نے قتل اور شواہد مٹانے کے الزام میں کچھ لوگوں کے خلاف کیس درج کیے ہیں۔ پارلیمانی انتخابات ختم ہوتے ہی مطالبات کا دور شروع ہو گیا ہے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ مسلم مورچے کا ماننا ہے کہ مرکز میں یو پی اے کی حکومت قائم ہوتی ہے تو دفعہ 341 میں ترمیم کی راہ ہموار ہوگی۔ واضح ہے کہ یونائیٹڈ مسلم مورچہ نے پارلیمانی انتخابات میں جے ڈی یو اور کانگریس اتحاد کی حمایت کی تھی۔ بہت تقویت ملی ہے 341 کے مسئلے پر، چونکہ کانگریس جیسی پارٹی جو کہ اس ایشو پر سہمت نظر نہیں آ رہی تھی کبھی، اس نے بھی اپنے کمپلیمنٹری مینیفیسٹو میں 341 کے مسئلے کو لایا ہے اس نے، اور چونکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا اور سوشل جسٹس کے لوگوں کا دباؤ تھا اس لیے مینیفیسٹو میں لایا، اور قبل سے لالو یادو نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں اس کو لایا۔ باقی ہندوستان کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور ایک امید کے ساتھ کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم نے یو پی اے کا ساتھ دیا، اور ہم کو امید ہے کہ جو پبلک ریسپانس رہا ہے اس حساب سے یو پی اے کی پھر سے جیت ہوگی۔ مولانا حسرت موہانی کا نام آتے ہی جنگ آزادی کے اس عظیم مجاہد کی تصویر ذہن میں آتی ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن آزادی کے بعد سے حضرت موہانی کو حکومتی سطح پر فراموش کیا جا رہا ہے۔ حسرت موہانی کی برسی کے موقع پر مقاط سخن کے مصنف اور مولانا حسرت موہانی کے داماد نفیس احمد صدیقی نے حسرت موہانی کی جنگ آزادی کی خدمات کورس میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ نفیس احمد صدیقی نے کہا کہ نئی نسل کو اس عظیم مجاہد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جو ایچ آر ڈی کے اندر میں سارے آتے ہیں، ہائر ایجوکیشن اور لوور ایجوکیشن میں اسٹیٹ وغیرہ کے، اس میں ان کا سلیبس میں کہیں نام نہیں ہے، صرف اردو کے پوئٹری میں ان کا نام آتا ہے اور کہیں نہیں۔ جو فریڈم موومنٹ میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے مارکت الاعلیٰ کسی لیڈر نے ان کے مقابلے میں اس وقت نہیں کیا، جیسے کہ انہوں نے 1921 میں مکمل آزادی کا ریزولوشن پیش کیا، اس وقت ہندوستان کا کوئی آدمی مکمل آزادی کے لیے تیار نہیں تھا، صرف ڈومینین اسٹیٹس چاہ رہے تھے۔ حضرت موہانی کی برسی کے موقع پر ادیبوں اور شعراء نے انہیں یاد کیا۔ حضرت موہانی نے 1875 میں ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید ظہیر حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1903 میں علی گڑھ سے بی اے کیا۔ شروع سے ہی شاعری کا ذوق تھا۔ حضرت موہانی انگریزی حکومت کے خلاف تھے۔ 1907 میں حکومت مخالف ایک مضمون تحریر کرنے پر قید کر دیے گئے۔ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قیدبند کی صعوبتیں برداشت کی۔ حضرت کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل عشق جو سامنے کا ہوتا ہے اور جس کی رنگینی سمجھ میں آتی ہے اس کو بتانے کی کوشش کی، اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے سچائیاں بیان کی، اور غزل اس سے نکھرتی رہی اور سمرتی رہی، اور وہ کیفیات کہ جن کو عموماً شاعر نہیں کہا کرتے تھے، جیسے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ پوری غزل ایسی ہے کہ جس میں وہ واردات ہیں جن کو حسرت نے بہت غور سے دیکھا اور اس کے بعد شعر بنا دیا اور غزل بنا دیا۔ ان کی شاعری میں شوخی، معاملہ بندی اور توانا روبانیت ان کی شاعری کی خصوصیات۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
मध्य प्रदेश में तालीमी जाल बिछाने वालों में यूं तो कई नाम लिए जाते हैं, लेकिन इन सब में एक अहम नाम है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। ये सोसाइटी पिछले 40 वर्षों से रियासत की नई नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही है। 2001 मरदमशुमारी के लिहाज से मध्य प्रदेश में ख्वानदगी का तनासुब 70% से जायद है। 2011 में ये तनासुब बढ़कर 77.6 तक पहुंच गया। ख्वानदगी में गैर मामूली इजाफे का सेहरा किसी हद तक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सर भी जाता है। सोसाइटी ने जहां अक़लियतों की तालीम की राह हमवार की, वहीं कानूनी तौर पर अक़लियतों को उनके हुकूक दिलाने में सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई। आज इसके समरात नजर आ रहे हैं। ये सोसाइटी सूबे में करीब 1976 से अपना काम अंजाम दे रही है और सोसाइटी का मकसद खास ये है कि हमारी कौम में ही अवेयरनेस पैदा करके तालीम की तरफ तवज्जो दिलाना। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने रियासत के 50 अजला में यूनिट कायम कर रखे हैं। 35 अजला में ख्वातीन और नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रियासत के मुतादिद अजला में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों का जाल फैला हुआ है। आज जो है तकरीबन 58 कॉलेज हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी अपने खुद के अखराजात से और उससे चला रही है, इसको पूरा करती है। और करीब 500-600 के करीब हमारे पास कॉन्वेंट स्कूल से लेके और 10+2 तक ये है, जबकि बमुश्किल 50 थे हमारे पास सब मिला के। इन सब के बावजूद सोसाइटी के जिम्मेदारान इस बात का एतराफ करते हैं कि वो तकनीकी तालीम की तरफ खातिर-ख्वाह तवज्जो नहीं दे पाए। हमारा ये मानना है कि जो वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन में है हम काफी पीछे हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का शुमार मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सरपरस्तों में होता है। 10 मई को कांग्रेस लीडर ने सोसाइटी का वर्किंग प्लान जारी किया। ईटीवी न्यूज भोपाल। रांची की जिला एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से रांची के रायन गर्ल्स हाई स्कूल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शहर के सभी सरकारी और अक़लियती स्कूल के प्रिंसिपल ने शिरकत की। मीटिंग में आइंदा तालीमी साल तालीम के मेयार को बेहतर करने की हिदायत जारी की गई। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए छात्राओं के सर्वांगीण शैक्षणिक विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से उन बच्चों को कैसे लाभान्वित करेंगे, किस किस डाटाबेस की जरूरत है, इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। हज 2014 के लिए पहली किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मई मुकर्रर है। पहली किस्त के तौर पर आज़मीन को 81,000 रुपये जमा करवाने होंगे। राजस्थान हज कमेटी ने पहली किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया है। कमेटी का कहना है कि पहले 40 दिन का वक्त दिया जाता था, अब महज 18 दिन का वक्त दिया गया है। मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले के चंदेरी टाउन में अरबों रुपए की कीमती वक्फ इमलाक पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं होने से कब्रिस्तानों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का चंदेरी टाउन एक तारीखी मकाम है। महाभारत में भी चंदेरी का जिक्र मिलता है। चंदेरी पर राजा रजवाड़ों के अलावा नवाबीन का भी राज रहा। चंदेरी के अतराफ में किलों के अलावा तारीखी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ फैली तारीखी विरासत की देखभाल आसार कदीमा के जिम्मे है। मुल्क व बैरून मुल्क से सयाह यहाँ की तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। पुराने दौर में यहाँ के इंसान दोस्त मिजाज रखने वाले लोगों ने हजारों एकड़ अराजी वक्फ की थी, लेकिन बेशबहा कीमती वक्फ अराजियात पर मौजूदा दौर में नाजायज कब्जे हो गए हैं। वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों के मामले में मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी पेश है। रियासती वक्फ बोर्ड इस जानिब तवज्जो देने की जहमत नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में न ही चेयरमैन का तकर्रुर किया गया है और न ही CEO। इसलिए कब्जा करने वाले लैंड माफिया चोरी तो चोरी उस पर सीना जोरी पर उतर आए हैं। तरक्की के साम्राज्य से महरूम ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। गैर कानूनी कब्जों को हटाकर मकामी लोगों को जमीन लीज पर दी जाए तो उनकी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। मुश्किल यह है कि वक्फ इमलाक पर कब्जों में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है।
लोग कब्रिस्तानों पर कब्जे से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बॉडी के गठन नहीं होने से यही है कि अगर जहाँ और भी जो जगह जगह अपनी अतिक्रमण है वो हम चाहते केस बना के रख लिए, लेकिन वो पुटअप नहीं हो पा रहा धारा 54 के। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन ये कहता है कि वक्फ खुद अपने आप में सक्षम है, वो अपने आप इसका निराकरण कर सकता है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वक्फ खुद कर सकता है, लेकिन वक्फ न्यायालय में कार्रवाई हो तो अपन उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। चंदेरी का मुसलमानों का काफी डेवलपमेंट हो जाएगा और बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसको व्यवसायिक उपयोग में ले सकते हैं, और जो मुसलमानों के पास जगह नहीं है किराए से बैठने के लिए, दुकान लेने के लिए, उनको अगर प्लॉटिंग में अगर अपन दुकानें देते हैं उनके लिए तो विकसित हो सकते हैं और जो है अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। मकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड से फौरी तौर पर मदाखलत का मुतालबा किया है। PTV न्यूज चंदेरी। मेरठ का मशहूर नौचंदी मेला तफरीह के साथ मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के लिए भी जाना जाता है। इस मेले में खाने पीने की अशिया के अलावा आम इस्तेमाल की चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इस्लामिक लिटरेचर और उर्दू किताबों की महज एक स्टॉल है जो बनारस के इस मेले की रौनक में इजाफा करती है। यूं तो इस्लामिक लिटरेचर और उर्दू अदब की किताबें बाजार में भी मिल जाती हैं, लेकिन आमतौर पर जरूरत की सभी किताबें एक ही दुकान पर मिलना मुश्किल होता है। मेरठ के नौचंदी मेले में लगने वाला किताबों का ये स्टॉल कारी की पसंद की ज्यादातर किताबों से सजा हुआ है। इस्लाम और दीनियात की किताबों के खरीदार जहाँ मुस्लिम है, वहीं गैर मुस्लिमों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। जमात इस्लामी की जानिब से लगने वाला किताबों का ये स्टॉल गुज़िश्ता 50 वर्षों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। और हमारा तो मकसद यही है कि इस्लामी लिटरेचर के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम कर सकें। हम किताबों का शौक रखने वालों के लिए जमात इस्लामी का ये बुक स्टॉल तसल्ली का बाइस है, लेकिन गुज़िश्ता कई वर्षों से मेले में लगने वाला वाहिद बुक स्टॉल है। घर पे बैठे हमें कोई ऐसी चीज मिल नहीं पाती और कई दुकानों पे जा नहीं पाते इतने, तो यहाँ हम अपनी मनपसंद कोई भी बुक खरीद सकते हैं, दीनी हो या वैसी हो अपनी जरूरत की। इसलिए हमें इससे बहुत फायदा है। अगर और ऐसी और दीन की और हदीस की किताबों की ऐसी दुकानें लग जाएं तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। किताबों की जरूरत कारी की पसंद पर मुनहसर होती है। किताबों के खरीदार के लिए तमाम किताबों का एक जगह मिलना तसल्ली बख्श होता है। जमात इस्लामी का ये बुक स्टॉल कारी की इन्हीं जरूरतों को पूरा कर रहा है। ETV न्यूज मेरठ। तख्लीकी जहन और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। इंसान अगर अज़्म मुसम्मम कर ले तो राहें खुद ब खुद हमवार हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ ज़ग़म इमाम के साथ हुआ। फिल्मी दुनिया में ज़ग़म इमाम का शुमार यूं तो नवारिदों में होता है, लेकिन पहली फिल्म ने ही ज़ग़म इमाम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारुफ करवा दिया है। दोज़ख इन सर्च ऑफ हेवन फिल्म की कहानी का मरकजी मौजू बनारस की गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करता है। फिल्म में एक मासूम बच्चे की नजर से दुनिया की तहजीब और सकाफत, मजहबी ताने बाने को दिखाने की कोशिश की गई है। तहजीबी और मजहबी टकराव और उसके मासूम जहन पर पड़ने वाले असरात को दिखाया गया है। नमाज पढ़ो और हाफिज के पास जाके कुरान पढ़ो। ज़ग़म इमाम ने अपनी पहली नावल दोज़ख पर यह फिल्म बनाई है। दरअसल ज़ग़म इमाम ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज सहाफत से किया। 8 साल तक मुख्तलिफ चैनलों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के लिए काम करने वाले ज़ग़म ने जर्नलिज्म के दौरान ही दोज़ख नामी नावल तहरीर की थी, जिसे खूब पज़ीराई मिली। नावल की मकबूलियत ने ज़ग़म को हौसला बख्शा और जहद मुसलसल रंग लाई। इस फिल्म के ताल्लुक से खुद फिल्मसाज की राय कुछ यूं है। इंसान जब बड़ा हो जाता है किस तरह से मारकाट मचा के रख देता है कि एक दूसरे से नफरत करता है, तमाम चीजें करता है, लेकिन एक मासूम बच्चा क्या सोचता है उस चीज के बारे में जो एक बड़े इंसान के लिए, एक समझदार इंसान के लिए, जो कि समझदार कहा जाता है, असल में वो समझदार क्या है? जो दूसरे को नीचा समझे, जो दूसरे को मारने की कोशिश करे, जो दूसरे के साथ गलत तरीके से पेश है, उसको समझदार नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से बच्चा उससे ज्यादा कहीं समझदार होता है। तो एक बच्चे के नजरिए से जो देखने की मैंने कोशिश की है वो एक अलग तरीके से इस फिल्म को दिखाता है पर्दे पे। फिल्म दोज़ख को कौमी सतह पर कई फिल्मी मेलों में दिखाया गया। मुतादिद अवार्ड भी फिल्म के हिस्से में आए। इतना ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। कनाडा का जो हिडन जेम फिल्म फेस्टिवल है वो दुनिया की वो एक जाना माना फिल्म फेस्टिवल है और हर साल वो इंडिया की 8 फिल्में दिखाता है।
8 फिल्में वो चुन के दिखाते हैं अपनी जगहों पे, और उन्होंने हमारी फिल्म चुना, और जो वहाँ की जूरी थी उसने एक कमेंट दिया कि बेस्ट फिल्म ऑन रिलीजियस टॉलरेंस, यानी धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक मजहब जो कट्टरवाद के खिलाफ है उस पे बनी एक बेहतरीन फिल्म है। हिंदी में इस तरह की फिल्में जो हैं बहुत कम है, कम से कम आज के समय में जिस तरह से सिनेमा में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उस लिहाज से जयगम जो है उस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हैं। और उनकी फिल्म की खूबी ये है कि वो बेहद हिंदुस्तानी ज़मीन और हिंदुस्तानी संस्कृति की ये कहानी उन्होंने कही है। फिल्मसाज का कहना है कि इस फिल्म में समाज के लिए एक मुस्बत पैगाम है जो मुल्क कौम की तामीर में मददगार हो सकता है। इस फिल्म से जैगम को दौलत भले न मिल पाई हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये फिल्म उनकी जिंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखती है। ईटीवी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश के सनती शहर कानपुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बिजली के बहरान ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। 8 घंटे बिजली न मिलने के सबब छोटे मोटे रोजगार चलाने वाले अफराद काफी मुतासिर हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद बिजली महकमा इन बस्तियों पर तवज्जो नहीं दे रहा है। ये है कि यहाँ पर बिजली पानी की दिक्कत है, परेशानी है। ट्रांसफार्मर मुन्नापुरवा का जल गया है, 2-2.5 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग सब परेशान हैं और सब छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। यही हम लोगों की दिक्कत है, ये दूर की जाए और प्रशासन भी यही चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और इसको कराएं इस काम को। और केसा में कंप्लेंट करते हैं, जाके लड़के जाते हैं, लड़के परेशान होकर लौट आते हैं। वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है, पैसे भेजिए, पैसे भी दिए गए, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं, वो कहते पैसे लाओ 3000 रुपया तब बनेगा, तो हम लोग कहाँ से दें? छोटा छोटा घर है, उसी में बाहर में रहते हैं, पड़े रहते हैं सड़क पे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ऑटो रिक्शा चलाने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा चालक की यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकामी इंतजामिया को अपनी मुश्किलों और मसाइल से आगाह किया है। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर इनके मसाइल हल नहीं हुए तो गैर मुअय्यना हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑटो चालक हैं और हमारी समस्याएं हैं जो नो टेम्पो जोन पे हमारे ऑटो चल रहे हैं। यहाँ पर हमको खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं है। जब चौराहे के आसपास में ऑटो सवारी भरता है तो पीछे से क्रेन आ जाती है और उसमें कांटा फंसा करके उठा लेती है, तो ऑटो चालक को 1100 रुपए उसका जुर्माना देना पड़ता है। जो आदमी 200-300 रुपए रोज कमाता है और एक दिन में 1100 रुपए दे देगा तो उसके बाल बच्चों की रोटियों में लाले पड़ जाते हैं। तो हमारी प्रशासन से एक अनुरोध है कि वो हमको कहीं पर हर चौराहे के करीब में एक स्टैंड बनाकर घोषित करके दें कि ऑटो यहां से हम सवारी बैठा लेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में मुनक्किदा म्युनिसिपल इलेक्शन में 100 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। मजलिस ने भैंसा म्युनिसिपलिटी में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए इस पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं मजलिस को तवक्को है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तांडूर म्युनिसिपलिटी में किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद के जरिए वो इख्तिदार हासिल कर सकती है। 30 मार्च को मुनक्किदा म्युनिसिपल इलेक्शन में तेलंगाना के 56 म्युनिसिपैलिटीज और 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबात हुए थे। इन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 म्युनिसिपैलिटीज और 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद मजलिस को 100 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस ने भैंसा म्युनिसिपैलिटी के 23 वार्ड्स में से 12 पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल कर लिया है। इसके अलावा मजलिस को निजामाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के बराबर सबसे ज्यादा 16 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई है। इसी तरह तांदूर म्युनिसिपैलिटी में भी मजलिस को तेलंगाना राष्ट्र समिति के बराबर 10 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस को तवक्को है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तांदूर म्युनिसिपैलिटी में वो किसी दूसरी मकामी जमात से इत्तेहाद के जरिए इख्तिदार हासिल करेगी। इसके अलावा मजलिस को निर्मल, संगारेड्डी, कोरुटला और महबूब नगर म्युनिसिपैलिटीज पर बादशाहगर का मौक़िफ़ हासिल है, क्योंकि इन म्युनिसिपैलिटीज में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। म्युनिसिपल इलेक्शन में 100 वार्ड्स पर कामयाबी के बाद मजलिस को उम्मीद है कि 16 मई को ऐलान किए जाने वाले असेंबली इंतखाबात के नतायज भी मजलिस के लिए मुस्बत होंगे। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। खास बात में फिलहाल नहीं। आदाब।